हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि छुट्टियां बहुत अच्छे से बीत रही होंगी, लेकिन साथ साथ में ये भी हो रहा है कि 1 तारीख आने को और स्कूल शुरू होने में 2-3 दिन ही बचे हैं, तो नए सिलेबस की तरफ तो सभी बढ़ रहे होंगे। आज कक्षा 7वीं का अगला चैप्टर पूरब की ओर, इस पाठ के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। पूरब की ओर एक यात्रा वृतांत है, एक जर्नी की बात की गई है इस पूरे चैप्टर में, जिसमें एक फैमिली छुट्टियों में घूमने के लिए गई है और वहाँ की सारी जानकारी उन्होंने अपने इस पाठ में डाली है। जो भी चीज़ें उनको अच्छी लगी, जिसके बारे में वो बताना चाह रहे थे। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, परिवार की फ़ोटो है और पूरा का पूरा परिवार ट्रेन में बैठा हुआ है, सफ़र का आनंद ले रहे हैं। तो यहीं से ये कहानी शुरू होती है। यहाँ पे बचपन से देखिए, मैं पहली लाइन शुरू कर रही हूँ। बचपन से ही मेरे मन में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के भ्रमण की तीव्र इच्छा थी। यहाँ पर ये बालक अपनी कहानी लिख रहा है कि बचपन से ही, यानी जब मैं बहुत छोटा था तब से ही मेरे मन में ईस्ट साइड पर घूमने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। क्यों ईस्ट साइड, यानी आप देखते हैं भारत का मैप, तो उसमें आपको 4 दिशाएं लगा करके आपको इंडिया के मैप की जानकारी दी जाती है। तो ईस्ट साइड के स्टेट्स की तरफ जाने का बालक का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, और जब उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसे घुमाने के लिए ईस्ट साइड की ओर ही लेके जा रहे हैं, तो बालक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो पहली लाइन मैंने पढ़ी है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी विश थी कि मैं कब घूमने जाऊँ, कब घूमने जाऊँ। तो अभिभावक जाने माता पिता इस बात को जानते थे, इसलिए गर्मी की छुट्टियां होते ही जब उन्होंने बताया कि हम उस साइड ही घूमने जा रहे हैं, तो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जाने में कुछ ही दिन शेष थे, इसलिए मैंने वहाँ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को सप्तभगिनी अर्थात, यहाँ पे आपका दिया हुआ बेटा शब्द दिया गया है सप्तभगिनी अर्थात 7 बहनें। भगिनी का मतलब होता है बहनें और सप्त का मतलब होता है 7, यानी इनको 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बाद वो लड़का है जो आगे की बात बताता है कि जनवरी 1972 अर्थात 1972 में ज्योति प्रसाद सेकिया, ये आपके 1-1 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन भी कर रही हूँ। ज्योति प्रसाद सेकिया जी ने रेडियो टॉक शो के दौरान त्रिपुरा में सप्तभगिनी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की थी। अवधारणा यानी लोगों के मन में इस देशों के बारे में, स्टेट्स के बारे में जानकारी देकर उनके मन में एक जिज्ञासा डाल दी थी कि जानिए ये कैसे स्टेट्स हैं और हमें भी वहाँ तक घूमने जाना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इनको आप इंग्लिश में 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। आपने अपनी साइंस एसेस में भी पढ़ा होगा 7 सिस्टर्स के बारे में। तो यही 7 राज्य हैं जिनके बारे में लेखक हमें बताना चाहता है। इसके बाद इन राज्यों के जो नाम दिए हैं वो हमें दिए गए हैं। इन राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, फिर से आप अंडरलाइन करिए इनको, असम, ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर जाएंगे। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम व नागालैंड राज्य शामिल हैं। इसके अलावा सिक्किम और पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जैसे राज्य इनकी संस्कृति के करीब हैं। अर्थात इन 7 स्टेट्स के अलावा ये कुछ सिक्किम और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बारे में भी बताना चाहते हैं कि यह भी राज्य हैं जो इनकी संस्कृति, यानी इनकी जो कल्चर है उसके आसपास, उसके साथ बहुत मिलते जुलते हैं, जिसके कारण इनको देखने का भी आनंद ही रहता है। अब निश्चित दिन निर्धारित समय पर हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, अर्थात उन्होंने यात्रा स्टार्ट कर दी है। कहाँ से? नई दिल्ली से शुरू की है। हमारी यात्रा का गंतव्य स्थल, आपको पहला शब्द आया है बेटा नेक्स्ट, गंतव्य स्थल यानी उनका स्टार्टिंग पॉइंट, आरंभिक स्थान, यहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की है। तो क्या है? असम। गंतव्य स्थल है उनका असम, यहाँ से वो अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। असम का सबसे बड़ा नगर था गुवाहाटी, वहाँ पर वो अपनी बाई ट्रेन पहुँचते हैं और वहाँ रात्रि विश्राम करने के पश्चात हम प्रातःकाल घूमने निकल पड़े। असम को भारत का पूर्वोत्तर हिस्से का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन रहा है कि असम को किस और नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वोत्तर हिस्से का प्रवेश द्वार, अर्थात भारत में अगर पूर्व साइड से एंट्री करनी हो तो असम की साइड से भी इंटर किया जा सकता है। तो असम का यहाँ पे हमें आपको व्यू बता रहे हैं कि दूर तक फैले चाय के बागान, गगनचुंबी नीले पर्वतों तथा इठलाती नदियों व सुंदर घाटियों से सुसज्जित असम की सुंदरता अवर्णनीय है। आप जानते हैं कि असम क्यों फेमस है? असम फेमस है चाय के लिए। पूरे वर्ल्ड में यहाँ से जो चाय है वो पूरे
वर्ल्ड में निर्यात की जाती है, भेजी जाती है। तो यहाँ की इमारतें हैं या सॉरी इनके जो चाय के बागान हैं गगनचुंबी हैं, पर्वत इनके आकाश को छूते हैं, सुंदर सुंदर नदियाँ हैं और सुंदर सुंदर छोटी छोटी पहाड़ियाँ यानी घाटियाँ हैं। तो असम की सुंदरता देखते ही बनती है। नेक्स्ट यहाँ से आ रहा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क। आप जानते हैं साइंस में आपने पढ़ा होगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अर्थात काजीरंगा नेशनल पार्क असम का एक फेमस पर्यटन स्थल है। पर्यटन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो ये असम के नौगाम जिले में स्थित है। यह उद्यान यानी उद्यान को आप बगीचा भी कह सकते हैं, पार्क भी कह सकते हैं। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, अर्थात लोग इस पार्क को किस लिए जानते हैं कि यहाँ पर हमें एक सींग वाला गैंडा मिलता है। आप फोटो में देख भी सकते हैं कि आपको यहाँ पर वन सींग वाले जो गैंडास दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ हिरन, सांभर, लंगूर, तेंदुआ, जंगली बिल्ली यानी बहुत तरीके के और जानवर भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। असम का एकमात्र पर्वतीय स्थल, अब एक वहाँ का और क्वेश्चन बन रहा है, असम का एकमात्र पर्वतीय स्थल यानी हिली एरिया क्या है, हाफलॉन्ग, जो कि सी से लगभग 680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब हाफलॉन्ग वाला आपका क्वेश्चन बन रहा है कि हाफलॉन्ग कितनी ऊंचाई पर स्थित है, 680 मीटर की ऊंचाई पर। और हाफलॉन्ग का मतलब क्या होता है ये हमें बता रहे हैं आगे। हाफलॉन्ग का असमिया भाषा में अर्थ है सफ़ेद चींटियों का पहाड़, अर्थात हाफलॉन्ग को वो किस नाम से जानते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सफ़ेद चींटियाँ दिखाई देती हैं, वहाँ पर मिलती हैं। इस पहाड़ को लगभग 2 लाख अलग अलग प्रकार के फलों के लिए भी जाना जाता है। तो इसके बाद आगे की कहानी हम पढ़ते हैं अगले पेज पर। आगे वो हमें क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आगे हमें बता रही हैं कि कामाख्या शक्तिपीठ गुवाहाटी। अब कामाख्या शक्तिपीठ के बारे में हो सकता है आपने टीवी में या न्यूज़पेपर में पढ़ा हो। तो कामाख्या शक्तिपीठ माँ गौरी का एक बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है। कामाख्या शक्तिपीठ के नाम से जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मंदिरों में आता है, तो ये जाना जाता है। ये भी असम में ही है और पश्चिम में 8 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है, यानी यह मंदिर है वो पर्वत पर ही बना हुआ है। माता के 52 शक्तिपीठों में से कामाख्या शक्तिपीठ को सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मंदिर माना जाता है। यहाँ पर विशेष भी पूरी होती हैं, लोग तरह तरह के विशेष भी मान के आते हैं। इसके अलावा बच्चे देखिए आप यहाँ पे एक बात और आगे आप पढ़िए इसको। गुरु तेग बहादुर का प्रसिद्ध गांव धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर पूर्वी घाट पर बना हुआ है, अर्थात यह हिंदू धर्म के साथ साथ सिख धर्म के साथ भी यह जगह रिलेटेड है। गुरु तेग बहादुर जी का गांव है धुबरी, जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बसा हुआ है। शिव सागर नगर में स्थित शिवडोल मंदिर भारत का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है। अब इसके बारे में भी आप 1 मार्क का क्वेश्चन बना सकते हैं। अहोम राजा का महल भी हमें असम में ही देखने को मिलता है, जो देखने लायक जगह बनी हुई है वहाँ पर। असम की ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा माजुली एक बड़ा नदी द्वीप है। द्वीप किसे बोलते हैं बेटा जी, द्वीप बोलते हैं आइलैंड को। आप लोग पढ़ते हैं एसएस में आइलैंड्स, जैसे आप लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सारे आइलैंड्स हैं। तो माजुली भी एक बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी के सेंटर में बना हुआ है। सितंबर 2016 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम लिखा गया। आप जानते हैं कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि ऐसी बुक है जिसमें पूरे वर्ल्ड के रिकॉर्ड लिखे जाते हैं। तो इस द्वीप का नाम भी उसी बुक में एंटर किया गया है। तो इस द्वीप को दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया। अब यह असम का 35वां जिला बन गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी, असम के बाद हम मेघालय की राजधानी शिलोंग की ओर बढ़ते हैं, यानी अब असम की बाद वो जाते हैं अगली यात्रा मेघालय की तरफ, जिसकी राजधानी का नाम है शिलोंग। 1 मार्क का क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन रहा है। और मेघालय का अर्थ क्या है, मेघा। मेघालय का अर्थ है मेघा। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे बेटा संधि के जैसे, तो मेघा, मेघ प्लस आलय अर्थात मेघों का घर। मेघ किसे बोलते हैं, बादलों को, अर्थात ये देखने में बादलों से ढका हुआ बहुत ही सुंदर एरिया है। फोटो में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि फोटो में देखो कितना सुंदर व्यू दिया हुआ है। मेघालय अर्थात मेघों का घर, बिल्कुल इसके नाम की तरह ही ये जगह है, बिल्कुल बादलों से ढकी हुई जगह।
शिलोंग एक छोटा सा शहर है, यहाँ पर आसपास बहुत सारे देखने के लिए जगह हैं। मानसून में जब शिलोंग में बारिश होती है तो शहर की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। अब मानसून का वेदर तो हर जगह पे रेन से भरा होता है ना, अपने आसपास भी बहुत ज़्यादा रेन होती है, लेकिन जब हिली एरियाज में इसकी रेन होती है तो इसकी खूबसूरती तो शब्दों में पिरोने लायक ही नहीं रहती, अर्थात उससे भी ज़्यादा जो चीज़ देखकर महसूस की जाती है उसे लिखकर जब पढ़कर महसूस नहीं किया जा सकता। शिलोंग के चारों ओर के झरने जीवंत हो उठते हैं, क्योंकि वहाँ पर झरनों में जब पानी बहने लगता है तो झरनों की जो रौनक है, जो खूबसूरती है, वो देखते ही बनती है। इसके बाद यहाँ पे आपका आगे है मेघालय राज्य की सबसे ऊंची चोटी शिलांग पीक 1965 मीटर ऊंची है। और अगर इस चोटी पर चढ़कर शिलोंग का व्यू देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जिसे भूलना असंभव हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आ रही है बात यहाँ स्थित लेडी हैदरी पार्क। लेडी हैदरी पार्क, यहाँ पर एक पार्क की और बात की जा रही है। हर प्रकार के फूलों से सुसज्जित खूबसूरत पार्क है। इसमें एक छोटा सा चिड़ियाघर और अनेक प्रकार की तितलियों का संग्रहालय है। यहाँ के अम्यूज़मेंट पार्क है, यहाँ पर बहुत तरीके की तितलियाँ पाई जाती हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि एक बार न्यूज़पेपर में यहाँ पर न्यूज़ थी कि तितलियाँ इतने टाइप्स की हैं कि उनकी जातियों के बारे में भी लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा सुंदर बात जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी का विषय कि तितलियों के पंखों पर ABCD भी लिखी होती है, यानी A to Z पूरी की पूरी जो अल्फ़ाबेट है वो तितलियों के पंखों पर भी पाई जाती है। तो इसके बाद हम चलते हैं बेटा जी, आगे पढ़ाते हैं हमें मेघालय के बारे में। मेघालय में आगे हमें क्या बता रहे हैं, हमें बताया कि लेडी हैदरी पार्क है, खूबसूरत पार्क है जिसमें तितलियों का संग्रहालय बना हुआ है। मेघालय कैसा स्टेट है, कृषि प्रधान, यानी यहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं। पूरे देश को झूम खेती, जिसे आप देखते हैं कि हिली एरियाज में जब घूमने जाते हैं तो स्टेयर्स की तरफ वहाँ पर खेत बने होते हैं, तो उन खेतों को ही झूम खेती के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ की खास बात क्या है कि यहाँ पर इस राज्य में इस राज्य में जो है प्रणाली, जो फैमिली है वो मदर के अकॉर्डिंग चलती है, यानी अपने पूरे भारत में हर जगह पर पितृ संचालित परिवार हैं, यानी फादर के अकॉर्डिंग फैमिली चलती है। हमारे यहाँ पर पिता ही प्रधान रहते हैं, लेकिन मेघालय में मातृवंशीय प्रणाली चलती है, अर्थात यहाँ की जो फैमिलीज हैं वो मदर के अकॉर्डिंग काम करती हैं। वहाँ की सारी कर्ता धर्ता मदर रहती है और उसकी आगे जो सारी ज़मीन जायदाद है वो बेटियों के हिस्से में ही आती है, और माता पिता को संभालने का हक भी बेटियों को दिया जाता है। तो इसमें बेटी ही माता पिता की देखभाल करती है और उसे ही सारे परिवार की संपत्ति मिलती है। मेघालय का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, अब नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है मावसिन राम और चेरापूंजी। आप जानते हैं चेरापूंजी क्यों फेमस है, बहुत ज़्यादा वर्षा के लिए, रेन के लिए। और इसके साथ साथ ही मावसिन राम भी एक जगह का नाम है जो रेन के लिए फेमस है। तो मावसिन राम आजकल पहले नंबर पर है और चेरापूंजी है सेकंड नंबर पर। मेघालय के पड़ोस में ही त्रिपुरा है। त्रिपुरा में भी बहुत सारी देखने लायक चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं जहाँ पर त्रिपुरा में आप देख सकते हैं। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा त्रिपुरा सुंदरी माता के बारे में भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ये भी शक्तिपीठ है जहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी माता की मंदिर बनी हुई है, मूर्ति स्थापित है। कहते हैं कि सुंदरता की देवी है और इनकी पूजा करने वाले लोगों को असीम सुंदरता प्राप्त होती है। तो इसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़ा संग्रहालय भी है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर त्रिपुरा का भव्य प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर सिंह पर सवार भगवती अष्टादशा यानी 8 और 10 यानी 18 भुजाओं वाली माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित है, जो सिंह पर सवार है, अर्थात शेर पर सवार है। माता की भुजाओं में 18 प्रकार के आयुध यानी अस्त्र शस्त्र पकड़े हुए हैं। आप लोग देखिए कभी जागरण में जाते हैं तो वहाँ पर भी माँ शेरावाली यानी दुर्गा माता की फ़ोटो स्थापित की जाती है, बड़ी सारी मूर्ति जिनके कुछ हाथ दिखाए जाते हैं। मेनली यहाँ पर 8 भुजाओं वाली माता की मूर्ति लगती है, लेकिन यहाँ पर 18 भुजाओं वाली माता की मूर्ति स्थापित है और इनमें तरह तरह के हथियार पकड़े होते हैं, उनको ही आयुध बोला जाता है। इनकी गिनती भी प्राचीन शक्तिपीठ में होती है। उन्नाकोटी
त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। कहा जाता है कि अब ये फेमस क्यों है उन्नाकोटी, अब देखिए कल्लू नामक कुम्हार के कारण ही ये उन्नाकोटी जगह फेमस है, क्योंकि कल्लू एक ऐसा कुम्हार था जो भगवान शिव का बहुत ज़्यादा बड़ा भक्त था और वो चाहता था भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर जाए। लेकिन भगवान शिव ने उसके साथ एक अनोखी शर्त रखी। क्या शर्त रखी उन्होंने कहा कि अगर तुम एक रात में 1 करोड़ मूर्तियां बना दोगे तो तुझे हम अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले जाएंगे। अब कल्लू कुमार के लिए तो इतना इशारा बहुत था, वो सारी रात बैठकर मूर्तियां बनाता रहा। लेकिन सुबह जब काउंट की गई तो उन पूरी 1 करोड़ मूर्तियों में से एक मूर्ति कम निकली, जिसके कारण कल्लू कुम्हार को भगवान शिव वहीं पर छोड़ गए। लेकिन उन्हें साथ साथ ये भी वरदान दिया कि यह जगह तुम्हारे ही नाम से फेमस रहेगी, इसलिए इसे कल्लू कुम्हार की उन्नाकोटी के नाम से जाना जाता है। अब बेटा ये तो थी, अभी हमने मेघालय की यात्रा की, त्रिपुरा पहुंच गए हम लोग। इसके बाद हम चलते हैं उनकी अगले पड़ाव की तरफ, जिसका नाम है मिजोरम। त्रिपुरा के बाद वो मिजोरम में जाते हैं, जिसकी सीमाएं म्यांमार, आप मैप में देखते हैं कि वन साइड म्यांमार की स्टेट बनी होती है ना, म्यांमार से मिलती हैं। तो मिजोरम वो जाते हैं। मिजो का सबसे पहले हमें उन्होंने अर्थ बताया कि मिजो का अर्थ है पहाड़ी आदमी या फिर पहाड़ का रहने वाला, अर्थात मिजोरम भी एक पहाड़ी हिली एरिया है, पहाड़ी स्टेट है। ये देखिए यहाँ पर इसका व्यू देखिए आप लोग। पर्वतीय नगर आइजोल यहाँ का एक धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र है। म्यांमार से लगती सीमा के समीप ही चम्फाई नाम के एक पर्यटन स्थल ने हमारा मन मोह लिया। अब यहाँ पर उनके क्या क्या देखने को मिला है, चम्फाई नामक एक पर्यटन स्थल, वहाँ पर एक घूमने की जगह है जिसका नाम है चम्फाई। तो यहाँ पर ही एक बहुत सुंदर झील है जहाँ पर वानतांग जलप्रपात है, जो मिजोरम में सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर फोटो में झरना। जैसे आप जाते हैं मनाली घूमने है ना, तो वहाँ पर भी आपको कैंपटी फॉल नाम का जलप्रपात मिलता है, यानी झरना दिखाई देता है, वाटरफॉल जिसे आप कह सकते हैं। तो ये भी यहाँ का सबसे वानतांग ही यहाँ का सबसे अच्छा झरना है जहाँ पर वो देखने गए हैं। यह धेंजोल कस्बे के समीप है। मिजोरम के बाद वो अगला जो उनका नेबर स्टेट है वहाँ पहुँचते हैं मणिपुर। अब मणिपुर के बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं। मिजोरम हम लोगों ने घूम लिया है। मिजोरम में हमें उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि यहाँ पर एक तो म्यांमार से इसकी सीमा लगती है, दूसरा चम्फाई नाम के पर्यटन स्थल है, उसके अंदर भी हमें इन्होंने बताया कि बहुत सुंदर एक झरना है जिसका नाम है वानतांग। याद रखिएगा, 1 नंबर के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। इसके बाद वो आ गए हैं मणिपुर। मणिपुर को किस लिए याद किया जाता है जी, देखते हैं हम लोग। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ है आभूषणों की भूमि, यानी मणिपुर को मणियों के नाम से जाना जाता है। मणि यानी आभूषण, आप जानते हैं कि आभूषण को यानी ऑर्नामेंट्स जो हम लोग पहनते हैं, बहुत तरह तरीके के गहने, तो मणिपुर को गहनों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कानला शाह यहाँ की मेन राज चिन्ह है, अर्थात यहाँ की स्टेट की मोहर है। तो यहाँ पर क्या और मिलता है उनको, इसकी इतनी ज़्यादा खूबसूरती है कि इसको पूर्व का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। अब आपके लिए एक 1 नंबर का क्वेश्चन और यहाँ से रेडी हो रहा है कि पूर्व का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है, मणिपुर को, या फिर मणिपुर और किस नाम से फेमस है, पूर्व के स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी फेमस है। यहाँ पर वनस्पति किसे बोलते हैं बेटा, ऐसे प्लांट जिनसे हम मेडिसिन बनाते हैं। जीव जंतुओं के कारण ये यहाँ की जो खूबसूरती है वो इन चीज़ों के कारण ही बनी हुई है। इसके बाद अब वो क्या कहते हैं, यहाँ पर बहुत तरीके की नेचुरल चीज़ें हैं जो हमें मिलती हैं। पहाड़ों पर हरियाली है, सुंदर सुंदर वन हैं, नदियाँ हैं। इसके अलावा वैष्णव संत हुए हैं। वैष्णव यानी भगवान विष्णु को मानने वाले धर्म का बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रचार और प्रसार रहा है। श्री गोविंद जी मंदिर विष्णुपुर स्थित विष्णु मंदिर प्रमाण है। इसके अलावा बेटा यहाँ पे कुछ जगहों के नाम दिए हुए हैं जो उन्हीं की भाषा में है, लाइक खारीम बंद बाजार, शहर मीनार, नूपीसान मेमोरियल, कामलोर खोंगापत उद्यान, INA मेमोरियल, किबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान, डुक्को घाटी, राजकीय अजायबघर। ये सारी कुछ जगहों के नाम हैं जो मणिपुर में खास देखने के लिए जगह बनी हुई है। जैसे आप जगह जगह जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ पर आपको, अभी देखिए आप शिमला जाते हैं, शिमला में आपको माल रोड आपकी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पर खारीम बंद बाजार है। वहाँ का जो महिलाओं का युद्ध लड़ने का तरीका उसको नूपीसान बोला जाता है। तरह तरीके की चीज़ें हैं, हर जगह पर डिफरेंट डिफरेंट नाम से फेमस होती हैं। तो ये मणिपुर के लिए भी हमें बताया गया कि मणिपुर में ये सब कुछ फेमस है। इसके अलावा जो मणिपुर की खास बात है वो है ये कि यह जो
स्टेट है वो इतिहास के साथ कनेक्टेड है। कैसे? आप जानते हैं कि महाभारत में 5 पांडव हुए थे और उन 5 पांडवों में अर्जुन था, वो बहुत ज़्यादा फेमस था। तो यहाँ के पर भी अर्जुन की जो शादी थी, आप देख सकते हैं फोटो में आपको शादी का सीन दिखाया जा रहा है। कहते हैं कि मणिपुर की जो राजकुमारी थी उसका नाम था चित्रांगदा। उसका नाम था चित्रांगदा। तो अर्जुन ने इस राजकुमारी के साथ शादी की थी। अर्जुन ने सतरंगी शिरोई लिली फूल देकर चित्रांगदा को प्रभावित किया था, जिसका उल्लेख हमें विष्णुपुरी मणिपुरी नामक संप्रदाय के पौराणिक वर्णन यानी प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है कि अर्जुन ने यहाँ की राजकुमारी से शादी की थी। इस तरीके से महाभारत काल के साथ भी यह जगह कनेक्टेड है। इसके अलावा यहाँ पर हमें बहुत सारी और चीज़ें बताई जा रही हैं, जैसे बता रहे हैं कि दल यात्रा, लाई हरिओबा, हिक्रू, हितोंगवा, रासलीला यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं। यानी ये इनकी फेमस फेस्टिवल्स हैं जिनके बारे में हमें बताया गया है, जिनको देखते ही जो दर्शक हैं वो खींचे चले आते हैं और मणिपुर की यात्रा समाप्त कर वो आगे पहुँचते हैं नागालैंड की तरफ। कहाँ जा रहे हैं जी आगे? वो नागालैंड की तरफ। अब नागालैंड सरकार द्वारा निर्मित संग्रहालय वो देखते हैं आगे जाकर। इसमें नागालैंड की संस्कृति और इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें उनको मिलती हैं। इसके बाद उनका नागालैंड का ही एक गांव है कोहिमा। अब वो कोहिमा की यात्रा की तरफ बढ़ रहे हैं। कोहिमा क्यों फेमस है? कोहिमा के बारे में वो हमें बता रहे हैं कि एशिया में सबसे अधिक घनी आबादी वाला गांव माना जाता है। किसे जी? कोहिमा को। तो कोहिमा से 30 किलोमीटर की दूरी पर दजूको घाटी है, जो अपनी खूबसूरती के दम पर दर्शकों को अपनी तरफ खींचती है। और इसको घूमने वाले जो लोग हैं, पर्यटक हैं, विजिटर्स हैं, पर्यटक यानी विजिटर्स, वो इस जगह को देखने आते ही आते हैं। इसके अलावा वो बता रहे हैं इस यहाँ की जफ्फू घाटी के बारे में। जफ्फू घाटी कि वो सदाबहार जंगलों से भरी हुई है। कहते हैं इसकी खूबसूरती ने हमें मोहित कर लिया और इसके बाद हम घूमते घूमते नागालैंड की संक्षिप्त यात्रा करना जाने। नागालैंड में उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, छोटी सी जगह है जिसमें उन्होंने सिर्फ हमें कोहिमा के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद वो बढ़ रहे हैं नागालैंड की तरफ। नागालैंड से वो अपनी जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल के बारे में वो कुछ खास चीज़ें हमें यहाँ पे बता रहे हैं। अरुणाचल के बारे में वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अरुणाचल का मतलब बताया। पहले तो अरुणाचल का मतलब है उगते सूर्य का पर्वत, अर्थात अरुणाचल भारत का सबसे उत्तर पूर्वी राज्य है, जिसके कारण यहाँ पर सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है। इसकी राजधानी है ईटानगर। ये ईटा किला यानी ईटा फोर्ट के लिए फेमस है। इसका निर्माण 14वीं-15वीं शताब्दी में हुआ था, पर इसी के नाम पर ही इस शहर का नाम ईटानगर रखा गया। यहाँ पर भी उन्हें बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, अर्थात बहुत सुंदर सुंदर, यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ की पौराणिक गंगा झील है जिसे वो देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बौद्ध विहार भी है, एक विशालतम बौद्ध विहार है जिसको उन्होंने अट्रैक्ट किया। इसके बाद वो कहते हैं कि हमें सिक्किम भी जाने का मन था, लेकिन छुट्टियां ज़्यादा नहीं थी, तो वो अरुणाचल से वापस आ जाते हैं। अरुणाचल से वो कहाँ पहुँचे होंगे बच्चे वापस आने के लिए? तो स्टार्टिंग पॉइंट उनका था गुवाहाटी, जहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की थी, और अरुणाचल से वो गुवाहाटी होते हुए ही वापसी आते हैं। अब इसके बाद इस लेसन का हमें सार दिया है कि आदिकाल से ही मनुष्य कैसा रहा है? पर्यटन प्रेमी, अर्थात घूमने फिरने का शौकीन, विजिट करने का वो प्रेमी रहा है। उसे घूमने फिरने का बहुत मन रहता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पर भी लेखक ने अपनी इसी चाहत की पूर्ति की है इन स्टेट्स की यात्रा करने के बाद, कि जगह जगह पर घूमने के बाद इंसान को वहाँ की चीज़ों की जानकारी मिलती है, जिससे उसको एक अंदरूनी सुकून मिलता है। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि यात्रा करना सभी के लिए फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल से ही शिक्षा को भी घूमने फिरने के साथ जोड़ा ही जाता है। और प्राचीन और पूर्व मध्यकाल में एक देश के छात्र, स्टूडेंट, स्टडी के लिए, विद्या अध्ययन यानी स्टडी के लिए दूसरे देशों में जाते थे, और ऐसी यात्राओं से पढ़ाई के साथ साथ पर्यटन की भी पूर्ति होती थी। अर्थात जो अंतर एक इंसान के कीड़ा घूमता रहता है कि मुझे घूमने जाना है, घूमने जाना है, कहाँ जाऊँ, तो इन चीज़ों की भी शांति होती थी। अतः पर्यटन शिक्षा का ही एक अंग है, इसलिए इंसान को ज़रूर घूमना फिरना चाहिए। जितना भी समय निकले, जितना भी समय मिले, उसे घूमने जाना ही चाहिए और नई नई जानकारियों को अपने अंदर डालते रहना चाहिए और अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए जी। तो ये तो था हमारा ये चैप्टर, जिसके बारे में हमने पढ़ा, कुछ जानकारी ली हमने। 7 स्टेट्स के बारे में पढ़ा, सातों सिस्टर्स,
सप्तभगिनी जो राज्य हैं क्यों कहा जाता है, इनके अंदर क्या क्या खास बातें हैं। इसके अलावा इस पाठ को पिरोया गया है छोटे छोटे व्यूज़ के बारे में, जिसमें से इसकी दिलचस्प जो जानकारी है वो शॉर्ट करके दी गई है, इसको भी आप ज़रूर पढ़िएगा। तो सबसे पहला है इसके बारे में, अभी हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं इनको। अरुणाचल भारत का सबसे उत्तर पूर्वी राज्य है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है, इसलिए इसे उगते सूर्य का राज्य कहा जाता है। इसके साथ 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं। अब मैप में चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, भूटान, चीन और म्यांमार, ये 3 कंट्रीज़ अरुणाचल के साथ मिलते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था मेघालय की राजधानी कौन सी है जी, शिलोंग। और यहाँ का मावसिन लोंग गांव सबसे सुंदर, निर्मल और स्वच्छ गांव है। यह गांव शहरी क्षेत्रों के लिए प्रेरणा स्रोत है, यानी इतनी सुंदरता, इतनी स्वच्छता और कहीं दिखाई नहीं देती। इसके बाद आपने पढ़ा था मेघालय के मावसिन राम और चेरापूंजी के लिए, जिसमें चेरापूंजी आता है सेकंड नंबर पर। तो पहले नंबर पर कौन आता है जी, मावसिन राम। और ये किस लिए फेमस हैं, सबसे अधिक वर्षा के लिए। इसके अलावा हम चलते हैं, इसके आगे कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं। उत्तर पूर्वी भारत के 2 राज्य त्रिपुरा और मिजोरम किस लिए फेमस हैं बच्चे, यहाँ पर साक्षर राज्य, ये सबसे साक्षर यानी पढ़े लिखे, यहाँ का लिटरेसी रेस बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इनको पूरे यहाँ के 2 पढ़े लिखे राज्यों के बारे में साक्षर राज्यों की संज्ञा दी गई है। असम भारत का एक ऐसा राज्य है यहाँ 3 प्रकार के रेशम, स्वर्ण मुगा, गर्म मीरी रेशम और सफ़ेद पैंट का उत्पादन करता है। यहाँ पर जाने की असम में यहाँ पर 3 तरीके का रेशम, जिसे आप कह सकते हैं कि सिल्क, पैदा होता है। और आप जानते हैं कि सिल्क को कौन पैदा करता है, सिल्क वॉर्म। और यहाँ पर आपको पता होगा कि सिल्क वॉर्म जो कीड़ा है, इसका यहाँ पर पालन किया जाता है, लोग यहाँ पर इसको पालते हैं ताकि इस तरीके का रेशम वो उत्पादन कर सकें। इसके बाद है यहाँ पर दिया गया हमें नेक्स्ट असम। असम किस लिए फेमस है, चाय के लिए। और यह छोटा सा राज्य पूरे विश्व में चाय का निर्यातक है, अर्थात जगह जगह पर चाय यहीं से जाती है। इसके बाद आपने डिगबोई में पढ़ा होगा एसएसटी में। डिगबोई किस लिए फेमस है, प्राचीन तेल का कुआं और तेल की शोधशाला, अर्थात यहाँ पर तेल को साफ किया जाता है। इस शोधशाला को वर्ष 1901 में ईंधन ईस्वी में द्वारा स्थापित किया गया था। इससे पहले ये ख़त्म कर दिया गया था, या इसको डिस्ट्रॉय किया गया था, लेकिन अब यह दुनिया का सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र के रूप में डिगबोई का रिकॉर्ड दर्ज है। इसके बाद हमने पढ़ा था सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा था जी, माजुली। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इससे पहले आपने सी के आसपास ही द्वीप देखे होंगे, लेकिन नदियों में ये सबसे बड़ा माजुली है, जो कौन सी नदी के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। और विश्व में सबसे छोटे बसे हुए नदी द्वीप असम के गुवाहाटी में है। इसमें सबसे छोटा जो है वो उमानंदा द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ही बना हुआ है। तो ये था बच्चे चैप्टर पूर्व की ओर, जिसके बारे में हमने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा। और अब है इसके कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए या आपको कुछ लगता है तो इस पाठ के बारे में मुझे अपने कमेंट और अपने व्यूज़ दीजिए, ताकि मैं आपको और जानकारी प्रदान कर सकूं। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं मैं आपके साथ लिंक में शेयर कर देती हूँ, आगे इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, ताकि आपको करने में आसानी रहे। वैसे मैं डिस्कस भी करना चाह रही हूँ, 1 मिनट के अंदर हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। सप्तभगिनी किन राज्यों को कहा जाता है, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही इसके 7 जो स्टेट्स हैं सप्तभगिनी राज्य वो अंडरलाइन करवाए थे, जिसमें असम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड राज्य शामिल हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है और ये क्यों प्रसिद्ध है जी, काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए, और ये असम के नौगाम जिले में है। मिजोरम का शब्द का क्या अर्थ है, मिजोरम शब्द का अर्थ है पहाड़ी आदमी या फिर पहाड़ पर रहने वाला। मणिपुर के साथ कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, अरुणाचल को उगते सूर्य का पहाड़ क्यों कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल में छात्र विद्या अध्ययन के लिए क्या करते थे। ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको चैप्टर पढ़ते हुए सुनाए हैं। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप मेरे को ऐसे कमेंट करके बताइए। जितनी सहायता मैं आगे आपकी कर पाई ज़रूर करूँगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।